नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अभी आज के दिन कंक्लूड हुई है, जिसमें 5 तारीख को मीटिंग स्टार्ट हुई थी, 7 तारीख तक ये 3 दिन की चली। ये 2025 की पहली मीटिंग थी। और वैसे देखा जाए तो अभी जो नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, उनकी लीडरशिप में ये पहली मीटिंग हुई है। और इस पहली ही मीटिंग में 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। वो क्या है कि रेपो रेट जो है वो 6.5% में चल रही थी, उसको 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके, इफेक्टिवली बोले तो 0.25% से रिड्यूस कर दिया है रेपो रेट को। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हो गए। भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब भी हम मार्केट में कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो आजकल हमें चाहिए लोन, और लोन लेना हम तब पसंद करते हैं जब होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। तो ऐसे में जो रेपो रेट होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जहां पर कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं जब भी उनके पास में पैसों की शॉर्टेज आती है। तो आरबीआई से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक्स उधार लेते हैं, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगी, जिसको रेपो रेट हम बोल रहे हैं, तो ऐसे में बैंकों से जब हम खुद लोन लेने के लिए जाएंगे, कस्टमर लोन लेने के लिए जाएगा, तो उनको भी तो कम रेट की मार पड़ेगी ना। एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर इस वीडियो को जब मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, तब तक आपको बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स का भी पता पड़ जाएगा। सही बात है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आरबीआई के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ना, इस कदम को अगर हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांसेस के अकॉर्डिंग देखें, कदम कैसे उठाती है, तो उसको न्यूट्रल स्टांस बोला गया है। क्यों बोला गया है न्यूट्रल, जबकि देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस की गई है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि अभी इस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह से इकोनॉमी को ज्यादा इतना बूस्ट नहीं मिलेगा, बट यस, ये पॉजिटिव साइड का एक फिगर देखा जा रहा है। क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसको सीधा टारगेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको आप 4 ± 2% की रेंज में रखो। और एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेट होती है, वो मोर और लेस अभी का जो साल आ रहा है 2025-26 का, उसमें बताया जा रहा है कि 4.2% के लगभग रह जाएगा। इसका मतलब जो रेंज दे रखी है ना, इस 4 ± 2 को सेट करेंगे तो 2 से 6% की रेंज होगी इन्फ्लेशन की। तो उस रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं क्लोजर टू द डिसाइडेड रेट, दैट इज 4%, तो उसके आसपास में आ रही है 4.2। तो ऐसे में आरबीआई अपनी तरफ से थोड़ा सा एक पुश भी देना चाहता है इकोनॉमी को, राइट। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई है, इसका डिसीजन लिया गया है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आरबीआई एक्ट 1994 के अंदर में स्थापित हो रखी है। ये टोटल 6 मेंबर की कमेटी है, और इसके अंदर आप देखोगे कि 3 मेंबर तो आरबीआई के होते हैं, 3 ही मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब आप देखो कि इस पर्टिकुलर कमेटी की मीटिंग कब होती है, जब कम से कम 4 जने इसमें बैठ जाएं। दैट मींस कोरम कितना है इसका, दैट इज 4 मेंबर्स। आप ध्यान दें कि ये जो डिसीजन लिया गया है, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को रिड्यूस किया है, तो ये यूनानिमसली, मतलब बिना किसी ऑपोजिशन के यस कह दिया गया। तो अपने आप में नए गवर्नर साहब ने आते ही एक सौगात दी है। तो अब आप देखो कि एक तरफ तो बजट जो अभी अनाउंस हुआ है ना, जिसमें क्या बोला गया है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया। वहीं पर अब अगर लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस होती है, तो ये अपने आप में इकोनॉमी को एक अच्छा सपोर्ट देने के सिग्नल्स हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारी इकोनॉमी पीछे रहे। बट वहीं दूसरी तरफ उलट अगर देखें तो मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है, और वहां पर अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है ना, तो फिर चिंता स्टार्ट हो जाती है हमारे किसकी, इन्फ्लेशन की। तो ये भी एक फैक्टर यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखने का रहता है। वैसे 2025-26 के लिए एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% बताई है, क्योंकि हमारे देश में अब कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने के 2 कारण, एक तो मैंने बताया बजट में आपका टैक्स रेट है वो रिड्यूस कर दिया है, टैक्सेशन है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, साथ ही साथ अब लोन पे जो रेट लगने वाली, इंटरेस्ट रेट लगने वाली, उस पर भी इसका सीधा असर आएगा। तो ऐसे में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी को इसका फायदा मिलेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने बता दी 4.2% की लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनियादारी में लड़ाई अभी रुक नहीं रही है ना। नो डाउट थोड़ा सा एक कहता ना कि वो जो एक स्केल था वो रिड्यूस हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, बट स्टिल देयर आर सम अनसर्टेनिटीज। ट्रेड पॉलिसी आ गई है। अब ट्रंप के आने से अगर जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम मान सकें, तो ट्रंप ने तो आते ही अपने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिए ना, उसमें इंडिया को भी नहीं बख्श रहा।
तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो उसका असर सीधा हमारे यहां पर देखने को मिलता है। न्यूट्रल स्टांस का मैकेनिज्म मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है ना, उसके द्वारा जो भी कदम लिए जाते हैं उनको अलग अलग स्टांसेस के आधार पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि जब 2023 में, आप यहां पर देखो, इन ग्राफ्स को ध्यान से देखो कि 2023 में आप देखो कि लगातार 2023 फरवरी में, आज के एग्जैक्टली आप मानो लगभग 2 साल पहले, आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट फिक्स हुई थी 6.5% और उसको लगातार कंटिन्यू किया आरबीआई ने। दैट मींस शक्तिकांत दास जी की जो गवर्नरशिप थी उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। कारण क्या था? क्योंकि इस टाइम पर आप देखोगे कि 2023 से जस्ट पहले जो कोविड आउटब्रेक हुआ था ना, उस टाइम पर हमने थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए रेपो रेट को किया था रिड्यूस। ये टाइमलाइन स्टार्ट कर रहा हूं मैं 2020 से, ध्यान रखना आप, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, जब एक तरीके से अकोमोडेटिव आप कह सकते हो स्टांस अप्रोच बनाई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और रेपो रेट कर दिया था रिड्यूस। क्योंकि उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई थी, डिमांड और सप्लाई जो थी वो बहुत हद तक रुक गई थी, इकोनॉमी बहुत हद तक एक कहते हैं ना घुटनों पर आने के हालात हो गए थे। तो डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट को रिड्यूस करके और फिर बाद में लोगों को सस्ते में लोन देने का एक अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाया था और ये पूरी दुनिया में किया गया था। उस टाइम पर आप देखोगे कि लास्ट टाइम ये देखा गया था कि रेपो रेट रिड्यूस किया गया और फिर उसके बाद में रॉकेट की तरह रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा। रीजन बीइंग कि लोगों के हाथ में जब पैसा आ गया ना, तो डिमांड एकदम से बढ़ गई, बट सप्लाई जितनी बढ़नी चाहिए थी ना दोस्तों, वो नहीं बढ़ पाई। तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई घट गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई बहुत ज्यादा। अब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? या तो सप्लाई बढ़ाए, बट सप्लाईज के लिए अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हो तो आपके हाथ में नहीं है। फिर बच गया आपके पास में केवल और केवल डिमांड को रेगुलेट करना। अल्टीमेटली फिर रेपो रेट्स को बढ़ाया और हाईएस्ट लेवल 6.5% तक लेकर के चले गए फरवरी 2023 में। अब अल्टीमेटली 2 साल बाद में 6.5 से रिड्यूस करके 6.25 पे अब लाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बड़ी कंसर्न है कि ग्रोथ रेट के रीसेंट जो डेटाज हैं, जो 6% के नियर बाय लेकर के आ गए, तो वो चीजें ना आई ओपनर हो रही है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है और आरबीआई भी चाहता है कि अब देश के अंदर थोड़ी लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। तो ऐसे में ये वैसे तो न्यूट्रल स्टांस है, बट अगेन पॉजिटिव साइड की बात करें, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की गई थी ना, मैंने बताया अभी आपको कि 4.2 या 4% से लेकर के रेपो रेट को बढ़ा करके 6.5% तक ले जाई गई थी, उसको बोला गया था हॉकिश रेट। क्या बोलेंगे? हॉकिश स्टांस। ध्यान से समझना, हॉकिश स्टांस का मतलब एक हॉक की तरह कि बस सबके ऊपर नजरें गिरा करके और हमें कंट्रोल करना है। तो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। वहीं पर अगर इकोनॉमी बिल्कुल एबिसल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तब अप्रोच अपनाई जाती है डॉविश स्टांस। डॉविश स्टांस का मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ, आप लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देते हो, और अकोमोडेटिव का मतलब स्लाइटली आप इंक्रीज करते चले जाते हैं लिक्विडिटी को बाई रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और न्यूट्रल वाला मैंने बताया आपको कि भाई जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू करने दिया जाए, ना तो इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ना इकोनॉमी में ग्रोथ में कोई रिस्ट्रेंट आए। तो यहां पर ये जो वेरिएशन है ना, ये बड़ा माइन्यूट है, इस वजह से इसको न्यूट्रल स्टांस के कंसिडरेशन में लिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग के तहत क्या क्या चीजें और फिक्स हुई है। एक तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, इसको 6% कर दिया। ये बेसिकली वो फिगर है जो कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास में जब भी एक्सेस में लिक्विडिटी हो जाती है तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई में ले जाकर के डिपॉजिट करना रहता है, वो भी विदाउट कॉलेटरल। आरबीआई उसके बदले में कुछ नहीं देता है, कॉलेटरल मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए, बाकी जो भी डिपॉजिट किया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ आरबीआई जो भी बनता है। सीधी बात, आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक उधार दे रहे हैं एक तरीके से, तो ऐसे में आरबीआई फिर वो जो इंटरेस्ट बनेगा वो देता रहेगा। इसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एमएसएफ है, और बैंक रेट है, उसको भी कहीं ना कहीं 6.5% पे कर दिया गया है। अगर हम इन टर्म्स की बात करें एमएसएफ की, इनकी, तो एमएसएफ सिंपल सा ये है कि बैंकों को जब शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है आरबीआई से, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबमिट करते हैं किसको? आरबीआई को, और उसके बदले में उनको लोन मिल जाता है। समझ गए? इसी तरीके से आप जनरली देखोगे ना, तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो आपको रेपो रेट से ज्यादा दिखेगा, और यहां पर भी ये चीज फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ रही है कि जहां पर एमएसएफ 6.5% पे ऑपरेट कर रहा है और रेपो रेट को 6.25% पे लेकर के आ गई आरबीआई। राइट? इसके अलावा आप देखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, 6% से ज्यादा रहने वाली है। हेड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है
कि जब हम ओवरऑल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, चाहे फिर उसमें वॉलेटाइल जो भी कमोडिटीज हैं जैसे फूड है, फ्यूल है, उनको भी इंक्लूड कर लें और उसको हम कैलकुलेट कर लें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, तो वो हो जाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है और एक्सपेक्टेशन क्या बताई जा रही है कि 4.2% पे आ जाएगी 2025-26 में। इस वजह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा रिलैक्सेशन वाला ले भी लिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन किस लेवल पे अभी चल रही है। ये एक्सपेक्टेशन मैंने बता दी आपको 4.2%। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहां पर एक और बच गई, दैट इज बैंक रेट। देखो, एक तो होती है रेपो रेट, एक होती है बैंक रेट। दोनों रेट्स है ना, रेपो रेट एंड बैंक रेट, ये दोनों की दोनों रेट्स है ना मोर और लेस कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो आरबीआई होता है उससे उधार लेने के टूल्स हैं ये दोनों के दोनों। बट पॉइंट इज कि रेपो रेट तो होता है ना, वो तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और जबकि बैंक रेट होती है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा, जब भी रेपो रेट के आधार पर बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज डिपॉजिट करने पड़ते हैं, बॉन्ड्स हैं, कुछ भी है, वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे कोलेटरल के फॉर्म में। बट बैंक रेट के ऊपर अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो, तब बैंकों को, आरबीआई को कुछ भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, बस ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो रेपो रेट को रिड्यूस करना ये अपने आप में एक बढ़िया सिग्नल के तौर पे देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि लोन अगर सस्ते में मिलेगा तो जल्दी से हम कंजम्पशन भी करेंगे। बट वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो बताया तो जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रही है। कोर इन्फ्लेशन, जिसके अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन, तो वो भी चेक में है। तो सारी चीजें वैसे तो प्लस प्लस देख करके फिर डिसीजन लिया गया है, बट स्टिल ये चीजें मोर और लेस हमेशा स्ट्रेटेजिक होती हैं। सिचुएशन बदलती है तो इनके ऊपर आगे एक्शन लिया जाता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, या फिर एवरेज निकाले तो एक क्वार्टर में एक मीटिंग होनी जरूरी है। तो ऐसे में अभी ये जो मीटिंग हुई है मोर और लेस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की होगी। अब 25-26 की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग फर्स्ट वाली होगी, उसमें देखते हैं क्या यहां पर आरबीआई एक्शन लेगा। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेसिक चीजों का आइडिया रहे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैश रिजर्व रेशियो को तो 4% पर रखा है, दिसंबर में इसको रिड्यूस किया था। अब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो रहे हैं, ये और मैं आपको बता देता हूं। भाई सिंपल सी बात है, एसएलआर की अगर, सीआरआर की अगर बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, जिसके ऊपर अब की बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई रिडक्शन नहीं किया, दिसंबर में ही पहले कर दिया था। शक्तिकांत दास जी जब गए थे ना, जाते जाते ही कर गए थे, तब उनके द्वारा ये कर दिया था, है ना। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जब बैंकों के पास में डिपॉजिट्स आते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल करके कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के अंडर डिपॉजिट करके रखते हैं। ठीक है, जो कि मोर और लेस 4% उनका फिक्स अभी किया हुआ है। इससे क्या होता है, आरबीआई को ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, बैंक के अगर कोई क्राइसिस के सिचुएशन में बनेंगे तो हम उसको निकाल लेंगे। वहीं पर बैंक भी तो अपने को पता है ना कि कस्टमर्स को अपने खुद के लोन देता रहता है। हम कस्टमर है तो हमें लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए बैंकों को सिक्योरिटी मेंटेन रखनी होती है कि हाँ जी हमारे पास में बैंकिंग है, तो उसके लिए स्टेटस होता है एसएलआर, दैट इज आप कह सकते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक जितना कस्टमर्स को लोन देना चाहता है उसका पर्टिकुलर 1% अपने साथ में लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर, सिक्योरिटी गोल्ड इनके फॉर्म में खुद के पास रखना होता है। अगेन वही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को ना बैंक रन होने की परिस्थिति आ जाए, क्योंकि जनरली हमें पता है कि बैंकों के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं तो बैंक खुद लोन दे देते हैं उनका निकाल करके। बट कल को ना अगर अनफॉर्चुनेटली सब लोग लाइन में लग जाए और बोल दे कि हमारा पैसा हमें दो, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वो एसएलआर मेंटेन करना जरूरी हो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें देखनी थी। साथ ही साथ आरबीआई का जो अभी स्टांस रहा है, जो भी डिसीजन लिया गया है, वो हमने देख लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।